हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी के आगे के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस लगभग डिटेल में कवर किए थे कंपनी के, और अब जो है कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंपनी के को वॉच करें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें। आप सीक्वेंस में तीनों वीडियो एक बार वॉच कर लोगे तो आपको कंपनी से रिलेटेड सारी थ्योरी आप कंप्लीट कर पाओगे। अब जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी को फॉर्म करने का तरीका क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि किसी भी चीज को बनाने का एक प्रोसीजर होता है। जैसे हम घर पे खाना भी अगर बना रहे हैं तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि भाई कैसे बनेगा खाना। उसके लिए जो भी चीजें हमें अरेंजमेंट करने होते हैं वो करने होते हैं, वो चीजें हमें लानी पड़ेंगी तभी खाना बनेगा। तो खाना बनाने के लिए हमें जो अरेंजमेंट करने होते हैं, वैसे ही कंपनी को फॉर्म करने के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। अब कंपनी को फॉर्म करने के लिए ऐसा तो नहीं कि दाल चावल राशन लाके हम खाना बना रहे हैं तो दाल चावल राशन लाके बना लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि ये तो कंपनी है, तो कंपनी के लिए तो हमें लीगल कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। जो भी कुछ लीगल बातें आवश्यक होंगी उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग हमसे डिमांड किया गया होगा वो सारी बातें हमें क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, और तब जाकर हम एक कंपनी को फॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि कंपनी लीगलिटी से ही फॉर्म होती है, एक्ट के द्वारा ही फॉर्म होती है। तो कंपनी को हम घर पे बैठकर यूं ही फॉर्म नहीं कर सकते जैसे हम पार्टनरशिप को फॉर्म कर लेते हैं। तो खाना जैसे हम आसानी से घर पर बना लेते हैं वैसे कंपनी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कंपनी, मैंने आपको बता चुका हूं कंपनी क्या होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका हूं। अब मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, कंपनी बनती कैसे है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले प्रमोशन होता है कंपनी का। क्या होता है? प्रमोशन। ये प्रमोशन क्या होता है और कौन करते हैं प्रमोशन, तो मैं आपको बताता हूं। द प्रमोटर्स मतलब जो फाउंडर्स हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो फाउंडर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी, जिनके दिमाग में कंपनी का फर्स्ट टाइम आइडिया आया है, किसी काम को करने का फर्स्ट टाइम जिसके दिमाग में आइडिया कंसीव हुआ है, वही कौन है? प्रमोटर्स हैं। और उनके द्वारा जो प्रोसीजर किया जाता है वो प्रमोशन कहलाता है। तो देखिए, द प्रमोटर्स, फाउंडर्स ही होते हैं कंपनी के। टेक द इनिशिएटिव टू फॉर्म द कंपनी। पहला कदम कंपनी को चालू करने का जो पहला कदम है वो कौन रखते हैं? तो प्रमोटर्स रखते हैं। कौन रखते हैं? प्रमोटर्स रखते हैं। बाय डिसाइडिंग ऑन द बिजनेस आइडिया, क्योंकि इन्हीं के दिमाग में तो बिजनेस आइडिया आया है, एंड ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स भी इन्होंने डिसाइड किए हैं कि हम क्या वर्क करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे। एंड गैदरिंग रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी संसाधनों की हमें नीड होगी वो हम सारे जुटाएंगे। वो जुटाने का काम कौन करेगा? प्रमोटर्स करेंगे। प्रमोटर्स के दिमाग में फर्स्ट टाइम कंपनी से रिलेटेड आइडिया आता है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यही कौन है? कंपनी के जन्मदाता हैं। दे प्रिपेयर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यही लोग वो हैं जो एमओए तैयार करते हैं। मतलब जो भी कंपनी के एक्सटर्नल मैटर, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी कहां से, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे कंपनी के, कहां से कंपनी ऑपरेट होगी, सारी चीजें कंपनी की जो एमओए में लिखी जाती हैं, उस डॉक्यूमेंट को भी कौन तैयार करवाते हैं? प्रमोटर ही तैयार करवाते हैं। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए, ये भी कौन ही तैयार करवाते हैं? प्रमोटर्स ही तैयार करवाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रमोटर्स वो हैं जो फाउंडर हैं कंपनी के, और इनके द्वारा पूरा जो प्रोसीजर किया जाता है वो प्रमोशन कहलाता है कंपनी का। दीज पर्संस आर प्रमोटर्स। इन्हीं पर्संस को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर्स कहते हैं। आप समझ गए होंगे प्रमोटर्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, इसी में हमें समझाना है प्रोसीजर उसका, फॉर्मेशन का कंपनी का। तो प्रोसेस में अगली आती है इनकॉर्पोरेशन। अब कंपनी, इन प्रमोटर्स के दिमाग में आइडिया तो आ गया, तो अब इसको इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। कैसे इनकॉर्पोरेट करवाएंगे? डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाएंगे। तो देखिए, द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाकर, कंपनी आरओसी में जाके उसको क्या करवाया जाता है? रजिस्टर्ड करवाया जाता है। बाय
सबमिटिंग द एमओए और एओए। क्या सबमिट किया जाता है? एमओए और एओए, मतलब हमारे जो हम क्या काम करेंगे सारी चीजें एमओए में बनवाई जाती हैं, तो वो हम सब सबमिट करेंगे वहां पर, और एओए सबमिट किया जाएगा हमारा। एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सच एज द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की कंसेंट एंड एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें हमें वहां क्या करनी होंगी? सबमिट करनी होंगी। और वही पूरी की पूरी प्रोसेस, जो सबमिट करने की जो प्रोसेस है, इसके सबमिट होने के बाद हमारी कंपनी क्या हो पाएगी? इनकॉर्पोरेट हो पाएगी। और फीस भी देनी होगी। फीस मतलब ये फी इज पेड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, भाई कंपनी की कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी तो उसकी फीस भी तो लगेगी, तो जो फीस लगेगी वो भी कौन भरेंगे? ये जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो भरेंगे। अब if fee is paid to complete the registration process, incorporation और preliminary expenses, मतलब उसको incorporation में मतलब शुरुआती जो खर्चे होते हैं, preliminary expenses मतलब शुरुआती खर्चे, तो जो preliminary expenses होते हैं वो भी खर्च करेंगे, और सारी की सारी फीस वगैरह पे कर करू के तब जाके कंपनी क्या करवा पाएंगे? अपनी इनकॉर्पोरेट करवा पाएंगे। लेकिन अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो फिर और भी कुछ डॉक्यूमेंट हमें वहां से भी गेट करने होंगे। जब हमने उनको दिए हैं इनकॉर्पोरेशन के तो लिए, तो जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तो वहां से भी हमें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हमें वहां से, जैसे इनकॉर्पोरेशन के लिए हम सारी चीजें देंगे, तो वहां से इनकॉर्पोरेशन की क्या रिजल्ट आता है? तो हमारी कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा? आफ्टर verification ROC issue a certificate of incorporation which means the company is legally established। और इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अब लीगली एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। अब कंपनी जो है लीगली काम आगे चालू करेगी। अब ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि दिमाग में जो आइडिया आया उसका बिजनेस तो करना है ना। इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो इट मस्ट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी को बिजनेस को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट कंपनी क्या करती है? बिजनेस चालू कर सकती है शुरू से ही। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन अ प्राइवेट कंपनी कैन बिगिंस बिजनेस एज सून एज इट इज इनकॉर्पोरेटेड। जैसे जो प्राइवेट कंपनियां इनकॉर्पोरेट होते ही अपना बिजनेस चालू कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें पैसा खुद इन्वेस्ट करना होता है। इन्हें जनरल पब्लिक से पैसा नहीं लेना होता। इन्हें कुछ 100-200 शेयर होल्डर से, 200 शेयर होल्डर मैक्सिमम होते हैं इनके, तो 200 इन्वेस्टर से इन्हें पैसा लेना होता है। जनरल पब्लिक में इन्हें आईपीओ नहीं लाना होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट किनको गेट करना आवश्यक होता है? तो वो होता है पब्लिक कंपनियों को। प्राइवेट कंपनियां क्या कर सकती हैं? इनकॉर्पोरेट होते ही बिजनेस चालू कर सकती हैं। आपको समझ में आ गए होंगे दोनों। तीसरा आता है टैक्स रजिस्ट्रेशन। फिर इनको अपना टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे टेन नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, इफ एप्लीकेबल। अगर ऐसे कोई ये टैक्स जो है वो अगर इनको नंबर लेने पड़ेंगे तो उनके ये क्या ले लेंगे? टैक्स से रिलेटेड नंबर ले लेंगे। सो जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह ऐसे लगते हैं, तो इन टैक्स के लिए भी रिलेटेड मैं पढ़ दे रहा हूं। द कंपनी मस्ट रजिस्टर फॉर पैन नंबर, टेन नंबर, पैन, टेन एंड जीएसटी इफ एप्लीकेबल टू कंप्लाई विद टैक्स लॉ। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो वो प्रारंभिक खर्चे, स्टार्टिंग के खर्चे, जो बिजनेस को जब शुरू करते हैं ना तब जो खर्चे आए होते हैं। कौन कौन से? सुनिए। Preliminary expenses are the cost incurred by the promoter before the incorporation of the company। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के समय जो पैसा खर्च होता है, जो पैसा इनकॉर्पोरेशन के टाइम खर्च हो जाए तो उसके कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। इनको भी क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा आगे चल के। पर अभी तो जो है इनकी जेब से चले गए हैं। तो दीज इंक्लूड लीगल फीस, जैसे लीगल फीस तो देनी पड़ेगी ना आपको, रजिस्ट्रेशन की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैंप ड्यूटी, अगर स्टैंप वगैरह ड्यूटी वगैरह लगी है तो वो भी, कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाने की भी कॉस्ट होगी, तो वो भी पे ऑफ होगी, जो भी होगी सो वो पे करेंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शुरुआती प्रारंभिक खर्चे कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो आप लिख देना इस क्वेश्चन के आंसर को, इस वाले आंसर को लिख देना आप, ठीक है। मैं इसके नोट्स भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना।
अगर आपको नीड हो तो। These expenses are usually paid out of the company's capital. वैसे तो कंपनी कैपिटल से पे किए जाते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड आर शोन एज द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और कैसे दिखाए जाते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन द बैलेंस शीट। हाउएवर दीज आर टिपिकली रिटर्न ऑफ ओवर द टाइम। और ओवर टाइम क्या किया जाता है? इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? वैसे तो नाम में ही मिनिमम लगा हुआ है, और सब्सक्रिप्शन मतलब कितने शेयर सब्सक्राइब मिनिमम हो जाने चाहिए। जब हम कोई चीज बेचने के लिए निकले हैं, शेयर सब्सक्रिप्शन, शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए निकले हैं कि हमारे शेयर हमने मार्केट में लॉन्च किए हैं, बेचे हैं, हमने इशू किए हैं जनरल पब्लिक में, तो कितना सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए जनता से हमारे पास? तो जितना सब्सक्रिप्शन ना आने पर बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। जैसे मान लीजिए कि वैसे तो मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक नंबर है, यहां पर सेट नंबर है, वो बताता हूं आपको। मिनिमम सब्सक्रिप्शन refers to the minimum amount of the capital of a company must raise by issuing its shares to the public before it can start operations। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इतने सब्सक्रिप्शन आ जाने ही चाहिए, वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। अगर वो नहीं आए तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। According to the Companies Act 2013, the company must receive at least 90%, at least 90%, 19 नहीं 90% of the total amount of shares offered for the subscription to proceed with the allotment of shares and begins the business। तो ध्यान रखना, तभी अलॉटमेंट कर सकती है कोई कंपनी, तभी शेयर जो है सब्सक्रिप्शन जो है 90% आए होंगे तभी वो अलॉटमेंट कर सकती है। अगर 90% अलॉटमेंट नहीं आए हैं तो जिससे जिसका पैसा लिया है उसका पैसा उसे वापस कर देना, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यू डिडंट गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं मिला ये पैसा, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड with the allotment and subscription money must be refunded to the applicants। applicants का पैसा applicants के अकाउंट में वापस करना पड़ेगा अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आए। और एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम 1000 शेयर बेचने को निकले हुए हैं तो 900 शेयर का सब्सक्रिप्शन हमारे पास आना ही चाहिए। अगर 900 शेयर का सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? इस बात से यह तय हो जाता है कि कंपनी के पास अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसलिए कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बिना यू कांट स्टार्ट योर बिजनेस। आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते, बिजनेस मतलब अलॉटमेंट नहीं कर सकते आप, इसमें रिफंड करनी पड़ेगी आपको पैसा उनका। राइट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब ये वही बात है, कुछ नहीं है। सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट 90% ऑफ इश्यूड शेयर एज पर द सेबी। ठीक है, सेबी ने जैसा कह रखा 90% नहीं मिले तो पैसा लौटा देना भैया शेयर होल्डर का। रिक्वायर्ड फॉर द शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के लिए रिक्वायर है, आप अलॉटमेंट तभी कर सकते हो इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। अगर मिल गया तो कोई बात नहीं, बिजनेस चालू करो, अलॉटमेंट इज मेड, अलॉटमेंट कर सकते हो आप इन फुल। ठीक है, एंड अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड, शेयर अप्लाइड और शेयर अप्लाइड। उसके बाद इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं मिला मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड, फिर शेयर नहीं अलॉट कर सकते आप, पैसा वापस करो। एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है, डबल टाइम हो गया वो क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब आपने कल देखा था, क्या देखा था आपने कल, कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का डिफरेंस आपने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर में पहला होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कौन सा प्रेफरेंस शेयर? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो पहले कम्युलेट का मतलब समझिए। किसी चीज में कम्युलेट इकट्ठा होते जाना, एग्रीगेट होता चले जाना, एडअप होते चले जाना। जैसे मान लीजिए आपने कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीद रखा है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स डिविडेंड रेट होगी आपकी। तो जो आपने
कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीद रखा है, मान लीजिए कंपनी के पास पहले साल में और दूसरे साल में सफिशिएंट डिविडेंड देने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है कंपनी के पास, तो फिर कंपनी आपको पैसा जो डिविडेंड है वो थर्ड ईयर में देगी। कब देगी? थर्ड ईयर में। इन 2 सालों का भी देगी रुका हुआ पैसा और नए साल का भी देगी। तो 1 2 3 सालों का इकट्ठा पैसा आपको किसी करंट ईयर में मिल जाएगा। पिछले पास्ट ईयर का जो एरियर था, जो रुक गया था, पैसा नहीं दे पाई थी कंपनी किसी कारणों से, नहीं सफिशिएंट फंड थे, नहीं सफिशिएंट प्रॉफिट डिविडेंड थे, तो अब आपको कंपनी सीधा तीसरे साल में दे देगी। तो आपका जो प्रॉफिट डिविडेंड है परसेंटेज में वो क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, और फाइनल आपको जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन आपको डिविडेंड जो है मिल गया। तो ऐसे शेयर्स कौन से प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। और इसका उल्टा और होता है क्या कि आपको पहले साल में, दूसरे साल में अगर मान लीजिए प्रॉफिट डिविडेंड नहीं मिला, और तो अगले एक और थर्ड साल में जिस दिन सफिशिएंट डिविडेंड होगा तो आपके पिछले 2 सालों का डिविडेंड लैप्स हो गया और इस करंट ईयर का जो है डिविडेंड मिल जाएगा। तो जिस करंट ईयर का डिविडेंड मिलेगा और इन 2 ईयर का जो डिविडेंड है वो लैप्स हो गया, तो ऐसे शेयर कम्युलेटिव नहीं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो 2 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर आपको समझ में आए होंगे, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव हमारा प्रॉफिट जिंदा रहेगा, इस साल का, इस साल का और इस साल का, जो भी साल होंगे, जो भी पीछे पास्ट के एरियर के ईयर होंगे, उन ईयर्स का डिविडेंड एक्यूमुलेट होकर, इकट्ठा होकर हमें मिल जाएगा, तो वो होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और वे प्रेफरेंस शेयर जिनका इकट्ठा होकर नहीं मिलेगा, डिविडेंड लैप्स होता चला जाएगा, केवल करंट ईयर का ही मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो होंगे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो आपको समझ में आया कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मैं एक बार रीड कर देता हूं। दीज शेयर्स कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स इफ दे आर नॉट पेड इन एनी ईयर। अगर एक साल, किसी साल का प्रॉफिट नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगा। इफ द कंपनी फेल्स टू पे द डिविडेंड्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, द अनपेड डिविडेंड्स अक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाएगा, एंड मस्ट बी पेड इन फ्यूचर ईयर बिफोर एनी डिविडेंड्स कैन बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड देने से पहले इनका एक्यूमुलेटेड जो है पिछले सालों का, तब वो देकर तब इक्विटी वालों को दिया जाएगा। ये होते हैं कौन से शेयर? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कम्युलेटिव क्या होते हैं? तो एग्जांपल देख लो, आप देखना चाहो तो पढ़ लेना आप, एग्जांपल इजी है। नॉन कम्युलेटिव क्या होते हैं? These share preference share do not accumulate, इकट्ठा नहीं होते, unpaid dividend if the company fails to pay the dividend in a given year, the shareholder do not have the right to claim them in future year. Future year में आप क्लेम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इसका भी आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज लिखी हुई है। अगला आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कौन सा प्रेफरेंस शेयर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? वे प्रेफरेंस शेयर जो आफ्टर दी सम टाइम एक प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएं। कौन से प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। पहले इक्विटी में ले लिए थे हमने, अब धीरे से पहले प्रेफरेंस में ले लेते हैं, अब प्रेफरेंस में लेके मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल नहीं रहा, तो हम अब हमारा मन है कौन से उसमें जाने का? इक्विटी शेयर में जाने का। तो हमने प्रेफरेंस शेयर से उठा के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए। तो वो कौन से शेयर होते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सके। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं? तो वो प्रेफरेंस शेयर दोज कांट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस, वो इक्विटी शेयर जिन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। सीधी सीधी सी भाषा है कि आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो यू कैन एंजॉय द कन्वर्टेबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द शेयर होल्डर और एज पर द कंपनीज टर्म्स। ध्यान रखना इसमें कंपनी के टर्म पर ही हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टाइम होगा उसका कि एक टाइम के बाद आप एक प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जैसे इसमें एक कंपनी में इशू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर 5 ईयर, लेकिन ध्यान रखना 5 साल का समय दिया है इस कंपनी ने, तो 5 साल बाद कन्वर्ट कर लेना आप एट अ प्री डिटरमाइंड कन्वर्जन रेट। कैसे? 1 प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू 5
इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये कन्वर्जन रेट है उसका। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दैट कांट बी कन्वर्टेड, जिन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दीज शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, दे रिमेन्स द प्रेफरेंस शेयर अंटिल द कंपनी रिडीम्स देम और दे आर पेड ऑफ। जब तक वो पेड ऑफ नहीं हो जाते वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, पहले पेड ऑफ होंगे, खत्म सीधा। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। अगला आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या डिफरेंस है? जैसे कोई बेनिफिट आए कंपनी के पास और उन बेनिफिट में से क्या किया, उन जो डिविडेंड थे वो डिक्लेयर कर दिए, डिवाइड भी कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, प्रेफरेंस शेयर में भी बट गया, इक्विटी में भी बट गया। उसके बाद भी अगर कोई डिविडेंड, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा डिविडेंड अगर कोई आता है, बचता है, तो अब उस एक्स्ट्रा डिविडेंड में इक्विटी वालों का हिस्सा बनता है। लेकिन इक्विटी वालों के अलावा उसमें जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे उन्हें भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, वो भी उस प्रॉफिट में। मतलब पहले से देखिए, जैसे आप किसी जगह पार्टी में गए, तो किसी जगह पार्टी में गए, तो जब पार्टी में गए तो मम्मा को जो है या डैडी को आप केक का पीस मिला। अब आप तो छोटे बच्चे हो, तो आपको पहले अपना पीस खा लिया केक का, फिर जो डैडी को मिला उसमें भी क्या कर लिया आपने, पार्टिसिपेट कर लिया कि नहीं कर लिया। और ध्यान रखना, और अगर जो मित्र को जो पार्ट मिला है केक का पीस, वो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो आपके फ्रेंड को मिला है। क्यों? वो तो लड़ जाएगा आपसे, क्योंकि आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीदे आपने। सीधी सी बात यह है। तो सीधी सी बात यह है कि आप अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है तो आप उसमें से पार्टिसिपेट कर सकते हो। खैर देखिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, these shares entitle the shareholder to receive a fixed dividend as well as share in the surplus profit of the company after the payment of dividends to equity shareholders। इक्विटी शेयरहोल्डर को देने के बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। If the company has surplus profit, the holder of the participating preference share may be receive additional dividend apart from the fixed rate depending on the terms set by the company। कंपनी के टर्म्स के अकॉर्डिंग जो उनका फिक्स रेट था उसके अलावा भी उन्हें क्या मिल पाता है? डिविडेंड मिल पाता है। तो वो कौन से होते हैं? पार्टिसिपेटिंग होते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग इसके जस्ट उल्टे हैं, वो क्या नहीं कर सकते? पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दीज शेयर प्रोवाइड ओनली फिक्स डिविडेंड, do not participate in the surplus profit of the company beyond the fixed dividend। ध्यान रखना, इसका भी आप एग्जांपल पढ़ सकते हो। अगला आता है रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कैश में कन्वर्ट करना। कंपनी से जब हम शेयर लेते हैं तो प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार की, इसमें और रिडीमेबल और इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीम मतलब जिन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सके, भैया अपना शेयर पकड़ो और हमारा पैसा वापस दे दो। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उन्हें हम फ्यूचर में, जो कंपनी के लॉ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में किसी टाइम के बाद हम क्या कर सकते हैं, उन्हें शेयर बाद वापस कर देते हैं और पैसा अपना वापस ले लेते हैं। वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और इररिडीमेबल मतलब नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि आप उन्हें पैसा तो वो जिंदगी में कभी रिडीम होंगे ही नहीं। वो तो सीधे सीधे क्या होंगे कि या तो कंपनी एंड हो जाएगी तब जाके रिडीम होंगे। तो समझिए आप, दीज प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड और बॉट बैक बाय द कंपनी आफ्टर द सर्टेन पीरियड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। ठीक है, जैसे उसने 5 साल की बोल रखी थी, 5 साल बाद हम आपका पैसा वापस कर देंगे और शेयर आपका ले लेंगे। तो ये होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इररिडीमेबल क्या होते हैं? दीज आर प्रेफरेंस शेयर दैट कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के जीवन काल में तो कभी, जब तक कंपनी मरेगी नहीं, खत्म नहीं होगी, तब तक आपके पैसे भी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप शेयर वापस कर दो पैसा ले लो, नहीं। दे रिमेन विद द शेयर होल्डर अंटिल द कंपनी इज लिक्विडेटेड और डिसॉल्व। ठीक है, तब तक आपको होल्ड करने होते हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। अगर हम इनकी समरी देखें एक तरीके से, तो कम्युलेटिव, जिनका प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम्युलेट हो जाता है, उन्हें आज नहीं तो कल उनका प्रॉफिट जो भी जिस रेट से होगा वो उन्हें आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ठीक है,
तो वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये प्लस होता चलता है इनका प्रॉफिट, और किसी एक प्रॉफिट के ईयर में इनका प्रॉफिट मिल जाता है, और इनका पैसा जो नहीं मिला वो नहीं मिलेगा, और फाइनल ईयर में केवल एक ही प्रॉफिट, बस एक ही समय का मिलेगा, बाकी ये प्लस इनका क्या हो गया, लैप्स हो जाएगा वो। तो इन ईयरों का इसे नहीं मिलेगा प्रॉफिट, नॉन कम्युलेटिव है ना। और कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में क्या नहीं हो पाए, कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो नॉन कन्वर्टेबल। पार्टिसिपेटिंग, ये वो लोग हैं जो बचे कुछ हिस्से में भी क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए, मतलब जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसमें भी ये क्या कर पाए, एक्स्ट्रा जो डिविडेंड है, एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट है, उनमें क्या कर पाए, ये बेनिफिट एंजॉय कर पाए। कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले पा रहे हैं, सरप्लस प्रॉफिट में भी ये हिस्सा बटा पा रहे हैं। और ये लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट में बेनिफिट एंजॉय नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में ये मतलब सरप्लस प्रॉफिट में ये क्या नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिडीमेबल, जिन्हें हम एक टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम आप अपने शेयर को रिडीम कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसा वापस कर दो और अपना शेयर ले लो। और इररिडीमेबल, ये अब कंपनी के जीवन काल में, फुल लाइफ में क्या नहीं हो सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, आपको होल्ड ही करने पड़ेंगे। ये लिक्विडेशन जब कंपनी समाप्त होगी ना, तभी आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रेफरेंस शेयर के टाइप हो गए। अगला क्वेश्चन, राइट नोट ऑन बिलो गिवन टॉपिक्स। ये नीचे दिए गए जो टॉपिक्स हैं इन पर नोट लिखिए, मतलब इनके बारे में समझाए, समरी लिखिए, एक प्रकार से उन पर एक्सप्लेन कीजिए इनको। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई शेयर 10 का है और 10 के शेयर को कोई शेयर 10 रुपए का है और उसे 2 रुपए बढ़ाकर बेच रहे हो 12 में, तो जो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा में बेचे हैं वही क्या है, प्रीमियम अमाउंट है। किसी शेयर के ऊपर प्रीमियम है, अच्छी कंपनियां, रेपुटेड कंपनियां प्रीमियम पर बेचती हैं शेयर। द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट प्राइस हायर देन देयर नॉमिनल फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू से ऊपर जब किसी शेयर को बेचा जाता है तो दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इसी अमाउंट को हम काय में कहां पर क्रेडिट कर देते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास पैसा तो आया है, कैश तो आया है, लेकिन कैश जो बैंक में कैश आया है वो बैंक तो आया है हमारे पास, लेकिन बैंक काहे के लिए आया है, तो एसपीआर के लिए आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आया है। किसके लिए आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आया है। तो ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हम इस पैसे को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज सच एज इशूइंग द बोनस शेयर। और ध्यान रखना, आपसे पूछे कहां पर यूज हो सकता है, तो बोनस शेयर में यूज हो सकता है। और राइटिंग ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको पढ़ने को मिलेगा आगे चल के कि कैसे कैसे यूज होता है, जो कैपिटल रिजर्व होती है वो। अगला आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कौन कर सकती है, बताइए कौन सी कंपनियां कर सकती है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो बता सकते हो। पब्लिक कंपनियां आईपीओ करती हैं। द प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम रेज कैपिटल, इट अलाउज द कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड फंड्स रेज्ड आर यूज्ड फॉर वेरियस बिजनेस पर्पसेस। ये वे लोग हैं जो पैसा रेज कर रहे हैं, और कैसे रेज कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं। तो जनरल पब्लिक से जब पैसा रेज किया जाता है तो उसी को हम आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ लिस्टेड कंपनियां ही लाती हैं। कौन सी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, जिनके शेयर फ्रीली ट्रेड हो सके। तो जब कोई शेयर पहली बार मार्केट में बिकने जाता है, जनरल पब्लिक में बिकने जाता है, जिसका आईपीओ मतलब जिसे जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, पब्लिक कंपनियां होती हैं, तो उनके जो फर्स्ट टाइम जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है तो उसी को हम आईपीओ कहते हैं। फर्स्ट टाइम पब्लिक में वो बिकता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है वो।
अगला है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? द सेल ऑफ सिक्योरिटी टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को जब हम सिक्योरिटी बेचते हैं तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो क्या होता है, कुछ कंपनियां प्राइवेटली शेयर जो है, प्राइवेट लोगों को शेयर जो है ऑफर करती हैं। आईपीओ नहीं करती, वो जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर ना करके किनको ऑफर करती हैं? जनरल पब्लिक से पैसा ना रेज करके वो सच एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कुछ हाई नेटवर्थ पैसे वाले लोगों पर नजर रखी जाती है और उन्हीं से कहा जाता है कि भैया हम इतने शेयर आप लोगों को सेल कर रहे हैं। तो जिन्हें जब हम हाई नेटवर्थ लोगों को शेयर जो है बेचते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को प्लेसमेंट देना। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिक्योरिटी को कैसे ग्रुप को बेचना? हाई नेटवर्थ वाले पैसे वाले लोगों को, हाँ बड़े बड़े लोगों को, ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेदर देन ऑफरिंग शेयर टू द जनरल पब्लिक। हाँ, छोटी पूरी जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर ना करके बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ज्यादा बल्क में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हीं लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं, तो उसी को हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज क्विकर एंड लेस रेगुलेटेड कंपेयर टू आईपीओ एंड आईपीओ। आईपीओ में तो भाई रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा जनरेट कर रहे हैं, मतलब रेज कर रहे हैं, तो आसानी से पैसा हम कम समय में पैसा रेज कर सकते हैं। इसीलिए ये क्विकर है। कैसा है? क्विकर है, क्योंकि प्राइवेट लोगों से हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों से पैसा जो है हम रेज कर रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर, कौन से शेयर बोनस शेयर होते हैं? पहली बात तो आप बोनस का मतलब बताइए, बोनस का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर जॉब कर रहा होता है, तो जब वो लंबे समय से जॉब कर रहा है वहां पे, तो जॉब के चलते उसने अच्छी सर्विस दी होती है, उस सर्विस के बदले कंपनी उसे कभी कभी बोनस इश्यू कर देती है, बोनस दे देती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती है। तो यहां पर भी जो पहले से हमारी कंपनी में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, जिन्होंने पहले से पैसा लगा रखा है, पहले से शेयर खरीद रखे हैं, तो उनको बोनस के तौर पर ये शेयर इश्यू कर दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस तो भाई फिर कैसा बोनस अगर पैसे ले लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू कर दिए जाते हैं। कौन से शेयर कहलाते हैं? बोनस शेयर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 100 शेयर ले रखे थे, मैंने 200 शेयर ले रखे थे, तो आपने 100 शेयर ले रखे थे और मैंने 200 ले रखे थे, और बोनस शेयर क्या बना है? रेशो क्या बना है? मान लीजिए 1:2 का रेशो बना है कि अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको क्या, कितने शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कितने शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? आपके पास 2 हैं, 1 और मिल जाएगा आपको। तो यहां पर जिसके पास 100 है उसको कितने शेयर और मिल जाएंगे? तो उसको 50 शेयर और मिल जाएंगे। और जिसके पास 200 है उसको कितने मिल जाएंगे? उसको 100 शेयर मिल जाएंगे। तो देखिए, इसके 100 में 50 मिला देंगे तो 150 हो जाएंगे, और इसके 200 में 100 मिला देंगे तो 300 हो जाएंगे। इस प्रकार देखिए, इन लोगों के पास शेयर कैपिटल और ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनके पास शेयर क्या हो जाएंगे? इसके पास, किसके पास पहले 100 शेयर थे, अब 50 बोनस के तौर पर मिल गए, तो अब कितने हो गए? उसके पास 150 हो गए। और इसके पास 200 थे, 100 बोनस के तौर पर मिल गए, तो कितने में हो गए? इसके पास 300 हो गए। ऐसे शेयर जिनमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, बोनस शेयर कहलाते हैं। देखिए, शेयर इश्यूड बाय द कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट और रिजर्व ऑफ द कंपनी। हाँ, लेकिन जब पैसा नहीं लिया और शेयर दिए तो फिर पैसा कहां से जो है सेट ऑफ किया जाएगा? तो भाई फिर ये किस पर बेस्ड रहता है? रिजर्व्स पर और प्रॉफिट पर बेस्ड रहता है, वहां से पूर्ति कर ली जाती है। फीचर क्या होते हैं इसके? इशूड फॉर फ्री। सबसे पहली बात, पहला फीचर क्या बोनस शेयर का? कि वो फ्री में इशू होगा। शेयर होल्डर्स आर इशूड एडिशनल शेयर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। ध्यान रखना, प्रोपोर्शन, मैंने अभी प्रोपोर्शन निकाल के दिखाया ना आपको, कैसे बोनस शेयर इशू करते हैं। मान लीजिए आपके पास 4000 शेयर है, अभी मैंने आपको बताया था ना, मान लीजिए आपके पास 6000 शेयर है, पहले से 6000 थे, और आपने 2:3 का रेशियो है कि आपके पास 3 है, तो 2 शेयर आपको बोनस के तौर पर मिल जाएंगे। तो 2/3, 3×2 = 6, 4000 शेयर आपके पास बोनस के आ गए। तो 6 पहले से थे, 4 बोनस के आ गए, तो बताओ कितने शेयर हो गए? अब आपके पास 10,000 शेयर हो गए। अब आपकी क्या होल्डिंग हो गई इस कंपनी में? 10,000 शेयर की होल्डिंग हो गई आपकी। तो सीधी सी बात है, बोनस शेयर निकालने का ये पैटर्न होता है। अगर आपके में आ जाए तो आप ऐसे ही बोनस शेयर कैलकुलेट कर देना। शेयर होल्डर, हाँ, प्रपोर्शन रेशियो जरूर बनेगा उसका, क्योंकि
आपकी सब शेयर होल्डर की अलग अलग शेयर होल्डिंग होती है, तो इस चक्कर में उनको बोनस, किसको कितना बोनस मिलेगा, तो उसका एक प्रोपोर्शनेट रेशो बनेगा, कितने शेयर इशू करने हैं और कितने शेयर होल्डर हैं, मतलब कितने शेयर है हमारे पास और कितने शेयर हमें बोनस पर इशू करना है। issued for free shareholders are issued additional share in proportion to their existing holding, जो पहले से उन्होंने existing holding है उनकी, उसी के proportionate ratio में उनको बोनस शेयर इशू किया जाता है। नो चेंज इन कैपिटल, इससे कैपिटल में तो कोई, द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन्स द सेम, कैपिटल नहीं चेंज होती, वो सेम रहती है, बट द नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेज, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर्स बढ़ी जाएंगे, पहले कुछ इशू थे अब कुछ इशू है। अगला आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये स्वेट इक्विटी शेयर, वैसे स्वेट का मतलब तो आप जानते हो पसीना होता है, तो किन्हीं लोगों ने तो पसीना बहाया होगा इस कंपनी के लिए, हाँ, वो प्रमोटर्स होंगे। कौन होंगे, प्रमोटर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, तो इन लोगों ने एम्प्लॉइज होंगे, इन लोगों ने कंपनी के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट किया होगा, तो इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए जब इन्हें रिवॉर्ड दे दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, स्वेट इक्विटी शेयर कहलाता है। और जब हम एम्प्लॉइज को, इन लोगों को, प्रमोटर्स को, एम्प्लॉइज को और जो डायरेक्टर्स हैं उनको जब शेयर इशू कर देते हैं ना, तो कंपनी के प्रति इनकी जो फेथफुलनेस होती है, जो मतलब कंपनी के प्रति ये ज्यादा डेडिकेट हो जाते हैं, फिर कंपनी के प्रति ज्यादा अच्छे से फंक्शन, ज्यादा अच्छे से वर्क करने लगते हैं, तो लॉयल्टी भी बढ़ती है कंपनी के प्रति, क्योंकि इन लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्किल और सर्विस दी होती है टू द कंपनी, इसीलिए इनको इनकी मेहनत के बदले जो शेयर इशू कर दिए जाते हैं वो कौन से शेयर कहलाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। इशूड फॉर नॉन कैश, पैसा तो नहीं लिया जाता कंसिडरेशन में, इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, दीज शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक तो ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को ही दे दिए जाते हैं, पर हो सकते हैं किस पर हो सकते हैं, डिस्काउंट पर। तो स्वेट इक्विटी शेयर के लिए अगर आपको समझना हो तो यही समझ लीजिए कि ये अपने ही डायरेक्टर्स को और प्रमोटर्स को और एम्प्लॉइज को क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, ठीक है। डिस्काउंट पर भी इशू किए जाते हैं और किसी अदर तरीके से भी इशू किए जा सकते हैं, अदर देन कैश पर भी। आगे देखिए आप, डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में अंतर समझने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर ले रखा है, जो शेयर आपने किसी कंपनी का ले रखा है उसके आपने 10 रुपए देने थे मान लीजिए, तो 10-10 रुपए वाले मान लो 1000 शेयर आपने ले रखे हैं, तो 1000 शेयर ले रखे हैं 10-10 वाले, तो अब आपके पास कितने रुपए आपको पे ऑफ करने पड़ेंगे, 10,000। 10,000 में से ये 10 रुपए मुझे मांगने हैं आपको 1000 शेयर पर, तो आप शुरू में मुझे 3 रुपए दे गए थे, फिर 2 दे गए थे, फिर मैंने आपसे 3 और 2 और मांगे थे, तो आपने ये मुझे दे दिए हैं, ये अभी नहीं दिए हैं। तो अगर आप मुझे 10 रुपए में से 3 पहले दे गए थे, फिर 2 और दे गए, फिर 3 और 2 में मांग चुका हूं, लेकिन आपने वो दिए नहीं है, तो जो मैं आपसे मांग चुका हूं, कंपनी जो शेयर होल्डरों से पैसा मांग चुकी है, फिर भी कंपनी को शेयर होल्डरों ने वो पैसा नहीं पे किया है, तो वही कॉल्स इन एरियर कहलाती है। तो जब आप किसी चीज की किस्त टाइम पर, मतलब शेयर की किस्त जब टाइम पर नहीं भरते हो, तो जो आपने टाइम पर जब ऑन टाइम पेमेंट नहीं किया, तो वही कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। अमाउंट अनपेड बाय शेयर होल्डर, अमाउंट कैसी है, अनपेड है, शेयर होल्डर ने पे ही नहीं की, तो वही कॉल्स इन एरियर है। जबकि कंपनी क्या कर चुकी है, फॉर्मल कॉल जो है, द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल कॉल फॉर पेमेंट, कंपनी जो है फॉर्मल कॉल कर चुकी है, मतलब कंपनी मांग चुकी है और आपने दिए नहीं है, तो वो क्या है, कॉल्स इन एरियर है। और इसमें पेमेंट में डिले भी हो सकता है, मिस्ड और डिले हो सकती है पेमेंट आपकी, तो वही क्या कहलाती है, कॉल्स इन एरियर कहलाती है। जबकि कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, तो कॉल्स इन एडवांस वो होती है कि जब कंपनी को आपसे कितने रुपए लेने थे, 10 रुपए, अपन उसी को ले लेते हैं, 10 रुपए लेने थे, एक शेयर होल्डर ऐसा है जो कॉल्स इन एरियर कर रहा है, क्योंकि इसने 2 किस्तें तो दे दी थी, 2 इंस्टॉलमेंट तो दे दी थी, मतलब एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, अप्लाई करते समय वाला पैसा दे दिया था, और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, पर फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। जबकि हमारे इन भाई साहब को देख लीजिए, इनसे जब एप्लीकेशन का पैसा दिया इन्होंने और अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा ये देने आए ना, तो अलॉटमेंट के साथ साथ ये फर्स्ट का भी पैसा दे गए और सेकंड का भी पैसा दे गए। तो एक बात बताना, इस बंदे ने 2 कॉल का पैसा जब कंपनी ने मांगा ही नहीं है, कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगा है मान लो, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी मांगा ही नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट पर ही ये बंदा क्या करके चला गया, इन दोनों किस्तों का पैसा या किसी एक किस्त का पैसा देकर चला गया, तो बताओ इसने एडवांस में पैसा जमा कर दिया कि नहीं कर दिया। तो जिस व्यक्ति ने पहले ही पैसा जमा कर दिया, लेकिन अब कंपनी उससे मांग नहीं सकती पैसे, और मांगेगी भी तो जो उसने एडवांस जमा किया उसी में से डिडक्ट करेगी कंपनी।
जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट से फीस मांगी गई, पहली इंस्टॉलमेंट मांगी गई, दूसरी मांगी गई, तो उसने पहली दूसरी दे दी लेकिन तीसरी नहीं दी, जबकि मैं मांग चुका हूं तीसरी, तो वो क्या हो गई, वो कॉल्स इन एरियर हो गई उसकी। और किसी स्टूडेंट से पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी थी और वो तीसरी भी इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट पे जमा करके चला गया, तो वो क्या हो गई, कॉल्स इन एडवांस हो गई। ऐसा मान लीजिए शेयर का पैसा ऑन टाइम पे कर रहे हो आप इंस्टॉलमेंट उसकी, तो वो कॉल्स इन एडवांस, ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो कॉल्स इन एरियर है, और ऑन टाइम पेमेंट के अलावा आप एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट कर दे रहे हो तो वो क्या है, कॉल्स इन एडवांस है। ध्यान रखना। Amount unpaid by the shareholder after the company makes formal call for payment और amount paid shareholder before the company makes a formal call for payment। ठीक है, यहां पर मांग चुके हैं तब भी नहीं दिए, यहां पर नहीं मांगे हैं तब भी आ गए हैं। टाइमिंग इसमें डिलेड हो रहा है पेमेंट में, यहां पर मिस हो रही है आफ्टर द कॉल हैज बीन मेड बाय द कंपनी, कंपनी मांग चुकी है लेकिन वो दे नहीं रहे हो, इसमें क्या हो गया, कंपनी ने मांगी नहीं है, पेमेंट इज मेड अहेड ऑफ टाइम बिफोर द कंपनी फॉर्मली रिक्वेस्ट इट, मांगी नहीं कंपनी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें कॉल्स इन एरियर होगा और इस कॉल्स इन एरियर्स को हम बैलेंस शीट में, पैसा नहीं आया है आज नहीं तो कल आएगा, नहीं आएगा तो हमें तो लेना है ना पैसा, लेना है तो वो हमारी करंट असेट बनेगी। क्या बनेगी, हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे, साइड दिखाएंगे, असेट साइड दिखाएंगे, और ये पैसा हमने एडवांस में ले लिया है, और एडवांस में ले लिया है तो आज नहीं तो कल हमें इस बारी लायबिलिटी को अपनी तरफ से सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो ये हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, क्योंकि हमें लेना नहीं था अभी लेकिन फिर भी ले लिया है तो ये हमारी लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपने कॉल्स इन एरियर कर दिया है तो आपके ऊपर कंपनी क्या लगा सकती है, इंटरेस्ट लगा सकती है, लेकिन ये पहले से मेंशन होगा। तो कंपनी आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकती है, द कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इफ द अमाउंट इज नॉट पेड ऑन टाइम। ध्यान रखना, पेनल्टी और चार्जेस हो सकते हैं। भाई किसी का समय पर पैसा नहीं दोगे तो चार्जेस नहीं लग सकते, लग सकते हैं, कितने टाइम पर नहीं भरोगे पेनल्टी लगती है। द कंपनी पेज इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर हु हैव पेड इन एडवांस, और यहां पर कंपनी उल्टा क्या दे देती है, ब्याज दे देती है। हाँ ध्यान रखना, कंपनी एक्ट टेबल के अकॉर्डिंग कितने 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है, मतलब 10% इंटरेस्ट कंपनी लेती है कॉल्स इन एरियर पर, और अगर आपने एडवांस में जमा कर दिया तो आपके एडवांस के पैसे पर 12% इंटरेस्ट देती है। उल्टा है, कंपनी आपको 10% लेती है आपसे और 12% देती है आपको। ध्यान रखना, आपने एरियर किया है तो 10% बनने को तैयार हो जाओ, और आपने एडवांस जमा कर दिया तो 12% इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। अगला आता है, व्हाट इज प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट पर शेयर क्यों नहीं इशू कर सकते, जैसा कि हमने एट प्रीमियम, एट पार और एट डिस्काउंट पढ़ा था, तो उसमें स्पष्ट लिखा था 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग आप डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते। तो वही बात दोबारा क्वेश्चन में बन के आ गई कि क्या प्रोहिबिशन है, कौन सी चीज इसे वर्जित करती है कि डिस्काउंट पर आप शेयर इशू नहीं कर सकते, कौन सी चीज इसे रोकती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, a company is prohibited from issuing shares at a discount. This means that the company cannot issue shares at a price lower than the nominal price or face value. कंपनी अपनी नॉमिनल जो प्राइस होती है, नॉमिनल जो फेस वैल्यू होती है, उससे नीचे शेयर को इशू नहीं कर सकती। ये कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। रीजन क्या है, issuing shares at a discount could mislead investors by undervaluing the company। ठीक है, क्योंकि इस पर आप अगर शेयर इशू करते हो तो कंपनी को अंडर वैल्यू कर सकता है इन्वेस्टर, क्या कर सकता है, अंडर वैल्यूड कर सकता है। तो इसीलिए इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाय द एंश्योरिंग दैट न्यू शेयर होल्डर कंटिन्यू अ फेयर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ध्यान रखना, ये कुछ रीजन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है कि कंपनी डिस्काउंट पर भी शेयर इशू कर सकती है। पर आप कहोगे सर अभी तो आपने मना किया, एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 मना करता है डिस्काउंट पर शेयर इशू करने के लिए। तो मना करता है तो हां भी करता है, एक जगह कहां पर बताता हूं आपको। एक्सेप्शन है उसका, वो जब कंपनी के अपने ही किसी व्यक्ति को शेयर बेचने हो तो आप डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकते हो। जैसे द प्रोहिबिशन डज नॉट अप्लाई टू द इशू शेयर टू एम्प्लॉइज अंडर एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अगर आप ESOP में बेच रहे हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में बेच रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर आप अपने जो वर्कर हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको आप डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकते हो। तो वहां ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत आप शेयर को डिस्काउंट पर बेच सकते हो, यहां पर आपका प्रोहिबिशन हट जाता है।
और व्हेन शेयर्स आर इश्यूड अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तभी। इफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर 10, कंपनी कैन नॉट इश्यू इट फॉर 8 रुपीज, हाउएवर इफ द कंपनी इशू द शेयर एट 12, हाँ 12 पर तो बेच सकती है पर 8 पर नहीं बेच सकती, प्रीमियम ले सकती है। द डिफरेंस ऑफ 2 पर शेयर विल बी द सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसा कि मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। आगे देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। शेयर को इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहले जो पब्लिक कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। अब आप कहोगे सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो प्रोस्पेक्टस पूरी डिटेल होती है जिसमें शेयर से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें लिखी रहती हैं, प्रोस्पेक्टस होता है। हम जब स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनका भी एक फॉर्म, एक फाइल टाइप की मिलती है, उसमें सारी डिटेल लिखी रहती है। हमारा कैंपस है, ये इसने स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, इतने कैंपस आते हैं, ऐसे ऐसे लैब है, ऐसे ऐसे एजुकेशन है, सब कुछ वो उसमें बताते हैं। तो वो अपनी क्वालिटी शो कर रहे हैं। वैसे ही इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी और कंपनी के शेयर से रिलेटेड बातें लिखी रहती हैं। तो सबसे पहले कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है तो क्या करेगी? क्वालिटी बताएगी। तो ए प्रोस्पेक्टस is a document that the company shares with the public explaining detail about the company and how they can buy shares. इसमें शेयर को खरीदने से रिलेटेड और शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होती है। इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन लाइक द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर बेच रही है, बीइंग सोल्ड, कितने शेयर बेचे जा रहे हैं, एंड द प्राइस एंड द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस, और ये भी बताया जाता है कंपनी की वो शेयर की प्राइस क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो वही तो मैं कह रहा था आपसे। आगे क्या कह रहा है वो कि जैसे ही आप पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद फिर क्या होता है? आफ्टर द प्रोस्पेक्टस इज आउट, जैसे प्रोस्पेक्टस बाहर निकलता है, इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर द शेयर बाय फिलिंग आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरकर शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, एंड पेइंग फॉर द शेयर ईदर इन फुल और इन पास्ट पार्ट्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट आप फुल में भी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जब शेयर 10 रुपए का और हाल की हाल पूरे उसके 10 रुपए दे दिए जाए तो फुल पेमेंट पर हो गया पूरा। लेकिन अगर हमने 10 रुपए का शेयर है और कुछ किस्तें मांगी है, कुछ एप्लीकेशन पर मांगे अप्लाई करते समय, कुछ जब हम अलॉटमेंट कर रहे हैं तब मांगे हैं, फिर कुछ फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं, कुछ सेकंड एंड फाइनल कॉल पर मांगे हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट में हो गया पेमेंट। तो शेयर दो तरीके से इशू हो सकता है, एक फुल पर और एक पार्टली मतलब किस्तों में। वंस द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन, एक बार अगर कंपनी को एप्लीकेशन मिल गए तो वो डिसाइड्स करती है हु गेट्स हाउ मेनी शेयर्स, कि कंपनी किसको कितने शेयर देगी। ठीक है, और अगर बराबर शेयर मतलब शेयर सब्सक्रिप्शन आए तो सबको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा आ गए तो फिर प्रो राटा लगेगा, प्रोपोर्शनेट रेशियो लगेगा, जैसा कि मैं आपको पढ़ा के लाया हूं। If more people apply than the shareholder available, the company gives share based on how many were requested, called pro rata basis। तो उसको pro rata basis कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। पहले कंपनी ने क्या किया? प्रोस्पेक्टस इशू किया, फिर प्रोस्पेक्टस इशू किया तो लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया, सब्सक्रिप्शन मनी भेजी, सब्सक्रिप्शन के बाद फिर अलॉटमेंट किया कंपनी ने, और अलॉटमेंट फुल पर भी हो सकता है और प्रो राटा बेस पर भी हो सकता है, किसी को लौटाया जा सकता है, प्रोपोर्शनेट रेशियो पर भी हो सकता है। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब आप अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक ये नहीं होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। भाई ये क्या लोचा है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो, जैसे देखिए हम जब किसी गाड़ी में, आपको मैंने बताया था कि जब हम किसी गाड़ी में बैठकर जाते हैं, जब टेम्पो में बैठते हैं तो वो टेम्पो वाला तब तक टेम्पो आगे नहीं बढ़ाता जब तक उसकी सवारी पूरी नहीं हो जाए। वैसे ही यहां पर भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है कि जब तक आप 90% एप्लीकेशन गेट नहीं कर लेते, अगर आपने 100 शेयर बेचने को भेजे हैं तो आपके पास 90 सब्सक्राइबर अगर नहीं आ जाते, 90%, 100% आपने भेजे हैं मान लो, तो 90% सब्सक्राइबर नहीं आ जाते, तो जो 10% तक छूटे हैं वो तो ठीक है, लेकिन 90% तक अगर नहीं आ जाते तो फिर आपको जो 87% मिले हैं वो भी कोई मतलब के नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 90% चाहिए फुल में, और जब 90% मिल जाएंगे तो फिर अब आप क्या कर सकते हो? बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप अलॉटमेंट कर सकते हो। तो वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जिसके बिना आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक्ट के अकॉर्डिंग ये कितने होना चाहिए? सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द लीस्ट अमाउंट of the money the company must raise through share for the issue to be valid. If the company doesn't reach this amount, it must return to the investor. Generally it is 90% amount the company aims to raise. कितने परसेंट अमाउंट रेज करनी पड़ती है? 90% अमाउंट रेज करनी पड़ती है, वरना पैसा
जिससे लिया है उसका पैसा वापस कर देंगे। पहले भी मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी है, अब आप आगे देखिए व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर द सेक्शन 52 और सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कैन बी यूज्ड फॉर, हाँ ये नहीं पढ़ा है मैंने कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कहां होता है, यूज ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम। अब तक हमने सिक्योरिटी प्रीमियम तो पढ़ा कि सिक्योरिटी प्रीमियम आता कहां से, जब हम किसी शेयर को हायर वैल्यू पर, फेस वैल्यू से या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पर बेच देते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आती है वही सिक्योरिटी प्रीमियम है। लेकिन इसको हम यूज कहां करते हैं, तो यूज देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम के। एक तो अगर आपको बोनस शेयर इशू करने हो, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने हो, तो आप क्या कर सकते हो, बोनस शेयर के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हो, इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। और कहां यूज कर, कैन बी यूज्ड फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप याद करो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, तो जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहे थे तब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे थे, तो उनको भी आप इससे पूरा कर सकते हो। और राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग इशूइंग सिक्योरिटीज और डिवेंचर, इससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा आता है तो उसको भी आप यहां से पूरा कर सकते हो। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम ऑन रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स, अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या रिडीमेबल डिवेंचर है तो उसका पेमेंट आप कर रहे हो, उसको बायबैक कर रहे हो, तो आप उस प्रीमियम का यूज कर सकते हो, रिडीम कर रहे हो उसको। तो और क्या कर सकते हो और कब यूज कर सकते हो, रीपर्चेजिंग इट्स ओन शेयर अंडर द सेक्शन 68, ध्यान रखना खुद के शेयर परचेज करने के लिए, कौन से सेक्शन के अंडर में, 68 के। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरल पर्पसेज लाइक पेइंग डिविडेंड्स और बिजनेस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के लिए और डिविडेंड पे करने के लिए हम किसे यूज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। आगे सुनिए, अगला आता है अजबा फैसिलिटी। ये अजबा फैसिलिटी क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट क्या होती है ये, भैया यहां तो अमाउंट ही ब्लॉक्ड हो गई है, एप्लीकेशन को सपोर्ट करने वाली जो अमाउंट है वो क्या हो गई है, ब्लॉक्ड हो गई है। होता क्या है एक्चुअल में, अजबा इज द प्रोसेस वेयर द एप्लीकेशन मनी फॉर एन आईपीओ और पब्लिक ऑफरिंग इज ब्लॉक्ड इन द एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें आईपीओ जब होता है, आईपीओ के दौरान जब हम शेयर परचेज करने के लिए पैसा, आईपीओ के लिए, आईपीओ में जब हम पैसा भेजते हैं अपने बैंक अकाउंट से दूसरे, जब इन कंपनियों के लिए पैसा परचेज करने के लिए पैसा भेजते हैं, तो जितने शेयर हम खरीद रहे होते हैं उतने शेयर का पैसा हमारे अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब हम इस पैसे को निकाल नहीं सकते, उधर कंपनी भी नहीं निकाल सकती। कंपनी कब निकाल सकेगी, जब वो आपको शेयर अलॉट कर देगी। और कहीं मान लो ऐसा होता, हमने शेयर के लिए पैसा भेजा, उन्होंने पैसा निकाल के और यूज कर लिया, हम तो फंस गए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हमारे पैसे को कंपनी, हमारे बैंक में ये फैसिलिटी मिलती है, ध्यान रखना, हमारे बैंक अकाउंट में मिलती है फैसिलिटी। तो बैंक हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा जब तक आपके पास शेयर नहीं आ जाएगा, और जैसे ही आपके पास शेयर अलॉट हुआ आपको, तो आपके अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे, वरना वो बैंक में ही ब्लॉक है और वो आपको रिफंड हो जाएंगे, अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाएगा, तो आपको शेयर नहीं मिले तो समझिए। तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहने वाला है, सुरक्षित रहेगा, शेयर होल्डर के, उनके कंपनी के अकाउंट में नहीं जाएगा, कंपनी क्या है उसको यूज नहीं कर सकती उल्टे सीधे कामों में, बट नॉट डेबिटेड अंटिल द अलॉटमेंट इज कंफर्म। अलॉटमेंट कंफर्म नहीं हुआ आपको तो आपके अकाउंट से वो पैसा भी निकाल सकता। बढ़िया है, सुविधा तो अच्छी है, नहीं तो फ्रॉड तो पैसा निकाल ले जाते। व्हेन यू यूज अजबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट द मनी स्टेज इन योर बैंक अकाउंट बट गेट्स ब्लॉक्ड। आप भी नहीं निकाल सकते, पैसा आपका लेकिन आप भी नहीं निकाल सकते। ऐसे तो आप आज जमा कर दो कल निकाल लो, ब्लॉक है वो। अगर कंपनी आपको शेयर देती है तो कंपनी निकाल लेगी, उसको डेबिट कर लेगी, और नहीं दी तो फिर आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा वो पैसा। दिस मींस यू कांट यूज, अकाउंट में वापस क्या हो जाएगा, है तो अकाउंट में पर ब्लॉक है, ब्लॉक जो ब्लॉक्ड है ना वो हट जाएगा। मींस यू कांट यूज अंटिल रिजल्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इज आउट, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक वो नहीं, ब्लॉक नहीं हटेगा। इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल द मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द मनी विल बी अनब्लॉक्ड एंड रिटर्न टू योर अकाउंट, और आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा वो पैसा। फैक्ट, कुछ फैक्ट है अबाउट कॉल्स, कॉल्स के विषय में कुछ फैक्ट है। कॉल्स आर मेड एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और इफ नॉट अवेलेबल द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लाई। एफ टेबल अप्लाई होगी अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अवेलेबल नहीं है ये बात, तो वो क्या कह रहा है, गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन 2 कॉल्स, 2 कॉल के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए, कितने महीने का गैप होना चाहिए, तो 2 मंथ का गैप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज पैसा मांगा और फिर पैसा मांग 1 मंथ, सॉरी। तो देखिए फैक्ट अबाउट कॉल्स, कॉल्स के विषय में फैक्ट, कॉल्स आर मेड एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और इफ नॉट अवेलेबल टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लाइज। कौन सी टेबल अप्लाई होगी अगर आपके कॉल से रिलेटेड अगर
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं गिवन है तो कौन सी टेबल अप्लाई होगी? एफ टेबल अप्लाई होगी कंपनी एक्ट की। क्या बातें होती है उसमें? गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन 2 कॉल्स, 2 कॉल्स के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए? अगर आपने पहली कॉल मांगी है तो दूसरी कॉल आप ऐसे नहीं कल ही पहुंच जाओ मांगने के लिए, कम से कम इनके बीच में। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या फैक्ट है कॉल्स के बारे में, तो कॉल्स के बारे में फैक्ट ये है कि 2 कॉल्स के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए? तो 2 कॉल्स के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। कितनी मैक्सिमम परसेंट आप एप्लीकेशन बुक कॉल्स का कितना मैक्सिमम पैसा मांग सकते हो? आप 25% पैसा मांग सकते हो, ठीक है, पूरे शेयर का 25% पैसा मांग सकते हो आप। 14 डे नोटिस जरूर देना पड़ेगा आपको, और कॉल शुड बी यूनिफॉर्म, और कॉल कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबके लिए, सेम क्लास के शेयर्स के लिए। अगला, व्हाट इज फॉरफीटर ऑफ शेयर्स? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो जब हम शेयर पहले इशू करते हैं और इशू करने के बाद क्या होता है, जब हम शेयर इशू करते हैं और शेयर इशू करते समय होता क्या है कि कुछ लोग शेयर का पैसा टाइम टेबल से पे ऑफ नहीं करते तो उनके शेयर को जब्त कर लिया जाता है। जैसे कुछ लोग किस्त पर गाड़ी तो ले आते हैं पर पैसा नहीं भर पाते तो वो उसकी गाड़ी भी छीन ले जाते हैं, और आपने जो किस्तें जमा की हैं वो भी छीन लेते हैं, मतलब किस्तें भी उनकी हो गई और गाड़ी भी उनकी हो गई। तो जब वो आपकी गाड़ी जब्त करते हैं तो वो उनके लिए फॉरफीचर है, सीज कर ली उन्होंने, जब्त कर ली गाड़ी। वैसे ही जब शेयर आपका जब्त हो जाता है कि आपने शेयर खरीदा था, 3 किस्तें दे दी, 1 किस्त नहीं दिया, 2 किस्तें नहीं दी, तो उसकी वजह से कंपनी आपके शेयर को क्या कर देती है? कैंसलेशन कर देती है, कैंसिल कर देती है। और इसी कैंसलेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉरफीचर कहते हैं। तो देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर इज द कैंसलेशन ऑफ शेयर बाय द कंपनी। कंपनी आपके शेयर्स को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द ड्यू कॉल मनी, वो अपनी ड्यू कॉल मनी पे नहीं कर पाता, फेल हो जाता पे करने में, कंपनी फॉरफीट्स द शेयर एंड कीप द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, और जो पैसा आपने दिया है ना वो भी पचा जाता है, ये लिखा है पचा जाता है, ठीक है, कंपनी आपके पैसे को पचा जाती है, ठीक है, जो दिया है वो पच जाएगा अब आपका, और आपसे शेयर भी छीन लिया जाएगा। अब आप शेयर होल्डर भी नहीं बचे, आपका नेम भी कर दिया जाएगा मेंबर रजिस्टर से, अब आप कंपनी के ओनर भी नहीं बचे। अब भागो यहां से, निकलो यहां से। तो ध्यान रखना इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आप लोग अगर फॉरफिट कर रहे हो किसी का शेयर, तो कंपनी क्या करेगी? प्रोसीजर अपनाएगी। सबसे पहले आपको नोटिस भेजेगी, भैया कि अनपेड कॉल को क्या कर दो? पे कर दो। लेकिन फिर भी आपने नहीं भरा तो 1, 2 और 3rd नोटिस भेजेगी। वो आपको क्या का 14 से 21 दिन का एक नोटिस भेजेगी, भैया पेमेंट कर रहे हो तो कर दो, अदरवाइज इतने दिन में आपका शेयर क्या हो जाएगा? इशू हो जाएगा। बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास करता है, पास अ रेजोल्यूशन फॉरफिट द शेयर इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, पेमेंट नहीं मिलता तो वो रेजोल्यूशन पास करके आपके शेयर को फॉरफिट कर देते, जब्त कर लेते हैं, नोटिफाई कर दिया जाता है, फिर आपको नोटिस दे दिया जाता है, नोटिफाई द शेयर होल्डर अबाउट द फॉरफीचर, और फिर आप कैंसिल कर दिया, आपका नाम काट दिया जाता है। रीइश्यू भी कर सकती है, ऑप्शनली रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर टू द न्यू बायर्स, और उसी शेयर को रीइश्यू कर सकती है, डिस्काउंट पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है, लेकिन डिस्काउंट उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा जो अमाउंट उसने फॉरफिट में रिसीव की है। ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, और कोई पैसा बच गया अगर इशू करने के बाद भी, जैसे मान लीजिए कि आपका शेयर, आपने शेयर कितने खरीदा? 10 का, आपने 7 दे दिए, 3 आपने नहीं दिए, तो फिर वो क्या करेगी? 3 रुपए में उस शेयर को बेच सकती है। कितने में बेच सकती है? 3 रुपए में। तो 7 तो आपसे मिल गए थे, 3 किसी और से ले लिए। और कहीं ऐसा हुआ कि उसने 5 रुपए में बेच दिया उस शेयर को, तो उसके पास 2 रुपया एक्स्ट्रा बच गए। कितने बच गए? क्योंकि 7 तो बोले चुकी, अब उसको 5 ही तो चाहिए थे, 3 चाहिए थे उसे। कितने चाहिए थे? 3। तो 5 में बेचा उसने, तो 2 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा बच गए। जब एक्स्ट्रा बच गए तो इन 2 रुपए को जो बचे हुए एक्स्ट्रा है उन्हें फॉरफीचर अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व में भेज देती है। किसमें भेज देती है? ये तो आप सवाल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी सारी चीजें, ये वाली तो क्वेश्चन जब आप इसके करोगे तब। अब आता है व्हाट इज रीइश्यू ऑफ शेयर्स। रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो जब फॉरफिट किए गए शेयर को हम दोबारा से किसी नए शेयर होल्डर को इशू कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है? रीइश्यू ऑफ शेयर्स कहलाता है। अगला आता है, पढ़ के दिखा दूं? पढ़ दे रहा हूं। रीइश्यू ऑफ शेयर refers to the process by which the company issues shares that were previously forfeited due to the non-payment of the calls by the original shareholder। ओरिजिनल शेयर होल्डर ने क्या किया था? जो ओरिजिनल शेयर होल्डर भैया थे, इन्होंने क्या नहीं किया? पेमेंट नहीं किया, तो हमने वो शेयर ही कैंसिल कर दिया, जब्त कर लिया, पैसा भी पचा गया उसका। दिस शेयर और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेज दिया हमने, बचा होगा अगर रीइश्यू में, अगर करने में अगर डिस्काउंट नहीं दिया होगा उस तक, तो जो बचा होगा वो हमने कैपिटल रिजर्व में भेज दिया होगा। These shares are made available for sale to the new existing shareholder. The company can reissue these forfeited share either at par, at premium or at discount. But the discount cannot exceed the amount forfeited. ध्यान रखना, जितना पैसा आपने फॉरफिट किया है उतने ही पैसे का डिस्काउंट हो सकता है, क्योंकि बाकी पैसा तो हमें लेना है ना। ये पेन मैंने आपको 10 रुपए का बेचा, आपने मुझे 5 रुपए दे दिए, और 5 आपने नहीं दिए, मैंने आपसे पेन भी छीन लिया और आपके 5 रुपए भी रख लिए। अब मेरे पास इस पेन को 5 रुपए तो आ चुके हैं इस पेन के, अब मैं दूसरे किसी को बेचूंगा तो मुझे कम से कम 5 रुपए और मिल जाए, तो मैं मेरे 10 रुपए आ जाएंगे बस, फिर मुझे क्या लेने देना।
लेकिन मैंने किसी को 6 में बेच दिया, इसको कितने बेच दिया, 6 में बेच दिया, तो 6 में बेच दिया तो 5 तो मेरे आ गए, 1 रुपया बच गया मेरे पास एक्स्ट्रा, वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, 1 रुपया बच गया, लेकिन कहीं मैंने इसको 5 में ही बेचा तो 5 मेरे पास पहले आ चुके थे, 5 ही आ गए। ठीक है, मेरे पास कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं बचा। तो डिस्काउंट मैंने कितने का दे दिया इस पेन पर, 5 का डिस्काउंट दे दिया सीधा, क्योंकि 10 का है ना पेन, तो मैं जिसको नए को बेचूंगा उसे बुलाकर उससे कहूंगा 6 में पकड़, तो 4 का डिस्काउंट हो गया उसके लिए। और मैंने कहीं उसे 5 में बेच दिया तो 5 का डिस्काउंट हो गया उसके लिए। ठीक, तो मैंने सीधा आपको, आपसे 10 रुपए का जो पेन था वो मैंने 5 रुपए में, 5 रुपए आपसे जमा कर लिए और छीन लिया आपसे, और आपके 5 रुपए भी है मेरे पास और ये पेन भी आ गया मेरे पास। अब मैंने दूसरे को बुलाकर, अपने आपके दोस्त को बुला के उसको 5 रुपए में बेच दिया, तो उसको 10 रुपए की चीज 5 रुपए में मिल गई, तो उसको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया। लेकिन अब मैं सोचूं कि मैं इसे कितने में बेच दूं, 4 रुपए में बेच दूं, तो 4 में बेचूंगा तो 5 आपसे आए थे और 4 इससे आए हैं, तो 9 ही आए हैं मेरे पास, तो नुकसान हो गया मेरे को तो 1 रुपए का। तो इतने में मैं नहीं बेच सकता। डिस्काउंट किससे ज्यादा नहीं हो सकता, जो अमाउंट मैंने दूसरे से रिसीव कर ली है उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता। समझिए, व्हाट इज ईएसओपी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ईएसओपी क्या होता है, एक एम्प्लॉय स्टॉक ओनर से प्लान होता है। क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनर से प्लान होता है, इज अ प्रोग्राम वेयर एम्प्लॉयज गेट शेयर इन द कंपनी दे वर्क फॉर। जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं वही उन्हें क्या मिल जाते हैं, शेयर मिल जाते हैं। इट्स अ वे फॉर द कंपनीज टू गिव एम्प्लॉयज अ स्टेक इन द बिजनेस ऑफन एज पार्ट ऑफ देयर पे और बेनिफिट्स। कभी कभी पेमेंट के बदले, कभी कभी बेनिफिट के बदले जो उन्हें शेयर इशू कर दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ईएसओपी कहलाते हैं। की पॉइंट्स क्या होते हैं इसके ईएसओपी के, एक तो ओनरशिप आ गई उनको, जो एम्प्लॉयज है उनको ओनरशिप भी मिल गई, अब उन्हें लगेगा यार कंपनी में हमारा अधिकार है। मोटिवेशन मिलता है उन्हें, मोटिवेशन, एम्प्लॉयज वर्क हार्डर बिकॉज दे बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी सक्सेस। कंपनी सक्सेस मतलब जो ओनर्स भी सक्सेस होते हैं, कंपनी सक्सेस होते हैं, शेयर होल्डर भी यहां पर सक्सेस होते हैं, तो सीधी सी बात है वो शेयर होल्डर भी बने हुए हैं और वर्कर भी है वहां पर, तो कंपनी को आगे बढ़ाने की सोचेंगे। एम्प्लॉयज मस्ट वर्क हार्ड, इससे एम्प्लॉय क्या करेंगे, काम करना चाहिए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर दे कैन फुली ओन द शेयर। अच्छा, इस शेयर को जब तक वो फुली ओन नहीं कर रहे थे तब तक वो बहुत ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें करना ही होगा उनको मेहनत। इफ दे लीव द कंपनी बिफोर दिस पीरियड दे मे लूज द राइट टू सम और ऑल ऑफ द शेयर्स। और अगर आपने ये वाले शेयर आपको मिले हैं जो ईएसओपी के तहत जो शेयर आपको मिले हैं, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के तहत अगर आपको शेयर मिले हैं और आपने उतने जितने वर्ष तक की हमारा आपका जो बॉन्ड है उनका उतने समय तक अगर आपने काम नहीं किया तो आप अपने उन शेयरों को गवा सकते हो कंपनी में। तो इसलिए आप काम भी लगातार करोगे और मस्ट ही है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, तो मन लगाकर भी करोगे काम। अगला पर्पज क्या है इसके, ईएसओपीज हेल्प कंपनीज बिल्ड लॉयल्टी, इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय गिविंग एम्प्लॉय एंड ओनरशिप इंटरेस्ट। ओनरशिप देकर उनको इंटरेस्ट आ जाता है उसमें, सीधी सी बातें हैं। तो ओनरशिप मिलने पर वो लॉयल हो जाते हैं कंपनी के प्रति, परफॉर्मेंस बेटर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कंपनी को तरक्की देना है ना। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, तो 90% आना चाहिए, पता है ना आपको। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ शेयर कंपनी मस्ट रिसीव इन सब्सक्रिप्शन बिफोर इट कैन अलॉट शेयर टू एप्लीकेशन। जब तक आप अलॉट नहीं कर सकते जब तक आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता, और अगर नहीं आया तो लौटाओ पैसा। एज पर सेक्शन 39(1) सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है समझिए। द कंपनी मस्ट रिसीव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, ध्यान रखना। डेडलाइन क्या होती है, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द कंपनी मस्ट रिफंड द एप्लीकेशन मनी विद इन 15 डेज। 15 दिन में पैसा वापस करना पड़ेगा। हाँ, क्लोजर ऑफ द इशू, ध्यान रखना, इशू के क्लोजर से आपको क्या करना पड़ेगा 15 दिन में। तो सीधी सी बात यह है, कंपनी मस्ट रिफंड द एप्लीकेशन मनी विद इन कितने दिन में, 15 दिन। कंपनी के क्लोजर के आपको 15 दिन में पैसा लौटाना पड़ेगा। सेबी गाइडलाइन लगेंगी, सेबी तो आपको पता ही है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI mandates that the company must receive at least the stated minimum subscription for the issue to be valid and proceed with the allotment। ठीक है, SEBI की गाइडलाइन है ये कि आपको अलॉटमेंट करना है तो फिर 90% आपको। दिस एंश्योर दैट कंपनी हैज इनफ कैपिटल, इससे पता क्या लगता है कंपनी के पास पैसा सफिशिएंट है अगर मिनिमम आपके पास सब्सक्रिप्शन आया है तो। प्रोसीडिंग विद शेयर अलॉटमेंट। व्हाट इज द राइट इशू, व्हाट इज द राइट इशू, राइट इशू क्या है, a right issue is when a company offers additional share to its existing shareholder to a discounted price। जब आपको discounted price पर शेयर इशू किए जाते हैं तो वो राइट इशू कहलाता है। और ये आपके जो शेयर आपने ले रखे उसी पर एडिशनल शेयर इशू किए जाते हैं, यूजुअली इन स्पेसिफिक रेशो। ठीक है, रेशो पे चलेंगे, वो रेशो तो मैं आपको बता चुका हूं। 1 न्यू
शेयर मिलेगा फॉर एवरी 2 शेयर। अगर आपके पास 2 शेयर पहले से हो तो 1 शेयर आपको नया मिल जाएगा। दिस अलाउज शेयर होल्डर टू बाय मोर शेयर बिफोर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से पहले ही आपको शेयर, देखो हम शेयर जनरल पब्लिक में बेचेंगे, उससे पहले ही आपको शेयर खरीदने का मौका मिल गया, तो जनरल पब्लिक नहीं खरीद पाएगी, अब आप खरीद लेना। तो आपको जब पहले ही शेयर खरीदने का मौका मिल गया तो एक तरीके से आपका अधिकार हो गया ना उन शेयरों पर, नहीं तो वैसे इतना आसान नहीं होता। तो आपको राइट मिल गया, राइट पहले आप फिर दूसरे। सीधी सी बात यह है कि आप जैसे आप बैठे हुए हो, तो आप कोई वस्तु अगर मेरे पास आई तो पहले मैं बाहर वालों को दूंगा, पहले आपको दूंगा, तो आपको वो वस्तु पहले मिलेगी। तो सीधी सी बात यह है कि हम क्या करते हैं, वस्तु अपने लोगों को पहले देते हैं। तो राइट इशू क्या है, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ही शेयर देंगे, अब हम उसको क्या करेंगे, पब्लिक में बेचेंगे। हेल्पिंग द कंपनी रेज कैपिटल व्हाइल गिविंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू मेंटेन देयर ओनरशिप परसेंटेज। और आप भी कंपनी में अपनी ओनरशिप मेंटेन करके रख सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदे तो दूसरे की ओनरशिप आ जाएगी, आपकी परसेंटेज गिर जाएगी ओनरशिप में। तो ध्यान रखना, ये राइट इशू होता है, अधिकार पहले आपको मिला है खरीदने का। इससे कैपिटल रेजिंग, हाँ, इट एनेबल्स द कंपनी टू रेज फंड्स विदाउट टेकिंग ऑन डेट। बिना कर्जा लिए आपने कंपनी में कैपिटल रेज कर ली। शेयर होल्डर कंट्रोल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन मेंटेन देयर ओनरशिप परसेंटेज बाय परचेजिंग एडिशनल शेयर। आपने एडिशनल शेयर खरीदे तो आपकी परसेंटेज भी मेंटेन हो जाएगी, तो कोई दूसरा ले जाएगा तो आपकी परसेंटेज गिर जाएगी। फिर डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड प्राइस, शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ लोअर प्राइस गिविंग शेयर होल्डर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एट अ बार्गेन। और ध्यान रखना, आपको डिस्काउंटेड प्राइस भी मिल जाती है जो कि बाहर वालों को नहीं मिलेगी, बाहर वालों के लिए तो अलाउड ही नहीं है। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल आपका कंट्रोल भी नहीं हटता उनसे, कंपनी से, तो ध्यान रखना कंट्रोल का भी डाइल्यूशन नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंस देयर द राइट इशू इज ऑफर्ड ओनली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, दे कैन बाय इनफ शेयर टू मेंटेन देयर प्रोपोर्शनल ओनरशिप इन द कंपनी, प्रिवेंटिंग अ रिडक्शन इन देयर डिसीजन मेकिंग पावर, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं गिरती, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। कोई और ले लेगा शेयर तो फिर उनकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं गिरेगी, क्यों? क्योंकि उनके अब किसी कोई और भी तो शेयर होल्ड करता है जो आपके अपोजिशन में जा सकता है, एक तरीके से अपोजिट डिसीजन हो सकते हैं। शेयर होल्डर कैन चूज टू बाय, सेल और इग्नोर द राइट इशू। ध्यान रखना, शेयर होल्डर की मर्जी है, उसे लेना है और बढ़ानी है, अपनी बढ़ानी नहीं, मतलब अपनी ओनरशिप मेंटेन करनी है तो ले ले, नहीं तो मेंटेन करनी तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, इग्नोर भी कर सकता है। ये ध्यान रखना, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस। ध्यान रखना, शेयर होल्डर के प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है ये। जो रेशियो है 2:1 का है, तो अगर आपके पास 100 शेयर पहले से हैं तो अब आपके पास 2 पहले से तो एक और मिल जाएगा आपको, 50 शेयर और खरीद सकते हो आप चाहो तो। नहीं खरीदोगे तो इग्नोर करो, कोई बात नहीं, दूसरा खरीद लेगा। What is the underwriters commission? अंडरराइटर्स कमीशन क्या होता है? तो अंडरराइटर होते कौन है? पहली बात तो ये अंडरराइटर वो कमीशन खोर होते हैं जो कमीशन के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? कमीशन के लिए। Underwriters commission is the fee paid to the underwriter for making sure a company's share debentures are sold। ठीक है, ध्यान रखना, अंडरराइटर आपके डिबेंचर और शेयर को बिकने की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? कि नहीं बिके तो हम खरीदेंगे। उन्होंने गारंटी दे दी कि आपके इतने परसेंटेज बिकेंगे और नहीं बिके तो हम खरीदेंगे। तो आपकी रिस्क को अपने ऊपर ले रहे हैं। कौन होते हैं? अंडरराइटर्स होते हैं। और इनको इसके बदले क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। इट इज यूजुअली परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल के लिए, इफ अ कंपनी इशू 5000 शेयर्स एट 10 ईच, तो 5 लाख के शेयर हो गए, द कमीशन 3% है। और किसी व्यक्ति ने कह रखा है कि ये पूरे 5 लाख के बिक जाएंगे, नहीं बिके तो मैं खरीदूंगा। अरे भाई तू खरीदेगा? हाँ मैं खरीदूंगा, नहीं बिके तो। गारंटी तो मैं इसी की ले रहा हूं, अंडरराइटर तो मैं इसी चीज का हूं। और नहीं बिक, और उस पर तो मुझे क्या दोगे? कमीशन दोगे। तो 5 लाख के शेयर है, 3% मेरा कमीशन बनता है, नहीं बिके तो मैं खरीदूंगा। तो फिर कुल मिलाकर ये बिकवाएंगे, और जब ये बिकवाएंगे तो फिर सीधी सी बात यह है कि इनका कमीशन बनता है। कितना कमीशन बनता है? 15%, 15,000 रुपया इनका कमीशन बनता है। 5 3 15, तो वैसे ही निकल के आ रहा है क्या? द अंडरराइटर विल गेट 15,000 एज कमीशन। दिस कमीशन इज पेड फॉर द रिस्क द अंडरराइटर टेक्स इन बाइंग एनी अनसोल्ड सिक्योरिटी। जब वो कोई सिक्योरिटी नहीं बेचेगी तो फिर भाई उनके ऊपर टिपेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कमीशन भी लेंगे उसमें। तो ये अंडरराइटर कमीशन होता है। कंपनी के लिए नुकसान तो है ये कंपनी की बैलेंस शीट है, पर बैलेंस शीट में आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में पूरा बताऊंगा। पर